Hello everyone, let's start with the sample paper 1 of science. ठीक है, we'll see the first question. First question says that what color does the turmeric gives with the base substance? Now we should know that turmeric is a natural indicator. It's a natural indicator और it gives acid के साथ जो है वो देगा वो येलो कलर. कोई कलर चेंज नहीं होगा एसिड के साथ और बेसिक के लिए होगा रेडिश ब्राउन. जैसे हम टर्मरिक जो है बेसिक सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो विल गेट द रेडिश ब्राउन कलर. तो फर्स्ट का आंसर जो है दैट इज रेडिश ब्राउन. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज OH फंक्शनल ग्रुप. अब यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल्स दिए. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ब्यूटेनॉन. ब्यूटेनॉन अगर हम स्ट्रक्चर देखें ब्यूटेनॉन का, सो ब्यूटेनॉन मतलब होता है कीटोन. ब्यूटेनॉन जो है वो एक कीटोन होता है और ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर जो है जिसमें C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप आएगा और दोनों साइड जो है वो कार्बन होंगे. ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन. सो आप कहीं भी एक और एक कार्बन प्लेस कर सकते हो. ठीक है, सो ये हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ब्यूटेनॉन वाला जिसके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप नहीं आता है, ये हमारा फर्स्ट है. सेकेंड जो है ब्यूटेनॉल. ब्यूटेनॉल मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और ये OH ब्यूटेनॉल. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ब्यूटेनॉल के अंदर जो है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, OH फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट द फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड. अब कंप्लीट डाइजेशन की बात की है. कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जो है दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द यूनिट ऑफ करंट. करंट का यूनिट जो, जैसे कि हमें पता है दैट कूलम्स का जो, कूलम्स किसका यूनिट है, कूलम्स चार्ज का यूनिट है. एम्पियर किसका यूनिट है, एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट. तो हमारा सही ऑप्शन जो है दैट इज एम्पियर. वोल्ट की बात करें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस का होगा. ओम्स की बात करें तो वो रेजिस्टेंस का यूनिट है. ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चूज टू रीड स्मॉल लेटर्स फाउंड इन द डिक्शनरी. अब जैसे हमें पास की चीज़ देखनी है तो डिक्शनरी पढ़नी है, पास की चीज़ देखनी है या फिर कोई चीज़ें स्मॉल में लिखी हुई हो, तो फॉर दैट वी हैव टू यूज़ अ कॉन्वेक्स लेंस. हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम डिक्शनरी में से छोटे लेटर्स जो है आराम से पढ़ सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पर्सन विथ प्रेसबायोपिया डिफेक्ट वेयर ग्लासेस विथ विच लेंस. प्रेसबायोपिया का मतलब क्या होता है, प्रेसबायोपिया जो है वो ओल्ड एज में होगा और प्रेसबायोपिया के अंदर जो है वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स. सिलरी मसल जो है वो वीक हो जाती है और जिसमें नियर बाय और फार बाय ऑब्जेक्ट्स दोनों का दिखने में प्रॉब्लम आता है. तो यहाँ पर दोनों टाइप के लेंस चाहिए बिकॉज पास का और दूर का दोनों का दिखने में प्रॉब्लम आती है. सो हियर वी हैव टू यूज अ बाईफोकल लेंस जिसके अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों आ जाएगा. नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स एंड चेक करना है दैट कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है. द फर्स्ट मेंबर ऑफ आइसोमॉर्फिक सीरीज इज. अब पहला मेंबर की बात करें तो यहाँ पर जो है सब एक अल्केन है, देख सकते हैं आप, सब अल्केन है. अब फर्स्ट मेंबर कौन होगा, फर्स्ट मेंबर होगा मिथेन बिकॉज मिथ जो है वो एक कार्बन से स्टार्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट इज. जब शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है बहुत सारा करंट फ्लो होता है, बहुत सारा करंट फ्लो होने से जो है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो है आपस में मेल्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और लाइव वायर के मेल्ट होने से वो न्यूट्रल वायर के साथ जॉइंट हो जाएगा और करंट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. तो हमारा आंसर जो है दैट इट इंक्रीज ग्रेटली. नेक्स्ट है द यूरिनरी ब्लैडर इज एन ऑर्गन ऑफ डैश सिस्टम. यूरिनरी ब्लैडर
यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो डाइजेशन में तो नहीं यूज होता है, रेस्पिरेशन में भी नहीं होता है। सो ये एक्सक्रीशन का एक पार्ट है जहाँ से यूरिन वगैरह जो है वो स्टोर होगी और वहाँ से रिमूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम। ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पेरेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में इन कौन से फैक्टर्स में से जाएगी? सेलुलस, जीन्स एंड राइबोसोम्स। इसके अंदर आंसर आएगा जीन्स, बिकॉज जीन्स कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है हेरिडिटी की, पेरेंट्स की, वो जीन कैरी करता है और नेक्स्ट जनरेशन में पास करेगा। नेक्स्ट है अ स्फेरिकल मिरर and a thin spherical lens each has focal length of -15 centimeter. Mirror and lens will be। अब कौन सा मिरर है कौन सा लेंस है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखने जाए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का यहाँ पर जो है वो पोल आएगा, पोल, और यहाँ देखने जाए तो कहीं सेंटर आएगा और यहाँ पर फोकस आएगा, ठीक है। अब जो मिरर के लेफ्ट साइड का जो भी डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव में होगा। डिस्टेंस वुड बी इन नेगेटिव। और मिरर के जो राइट साइड का जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमेशा किस में होगा? पॉजिटिव। अब जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर मिरर के लेफ्ट साइड फोकल लेंथ आ रहा है और फोकल लेंथ का जो वैल्यू है वो है नेगेटिव, और ये हमारा है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कॉनकेव मिरर यूज करना है जिससे हमारा फोकल लेंथ क्या आएगा? नेगेटिव। बात करते हैं लेंस की। तो लेंस के अंदर भी कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में यहाँ पर आएगा ऑप्टिक सेंटर, यहाँ पर आएगा लेफ्ट साइड फोकल लेंथ, यहाँ पर आएगा 2f, यहाँ पर भी आएगा फोकल लेंथ, यहाँ पर भी आएगा 2f, ठीक है। और ये हमारा ऑप्टिक सेंटर हुआ। अब यहाँ से कॉनकेव लेंस के अंदर जो भी रेज जाएगी वो होती है डाइवर्ज। डाइवर्ज होने के बाद वो आती है ये फोकस पे, ठीक है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ जो है वो भी फोकस हो रहा है जो लेफ्ट साइड हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो है फोकल लेंथ किस में होगी? नेगेटिव। और ये राइट साइड के जो भी डिस्टेंस है यहाँ पर फोकल लेंथ किस में होगी? पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर हमारा आंसर होगा। सो बोथ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स, नहीं, बोथ कॉनकेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेटल इज इन द लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करेगा? मर्क्यूरी, कैल्शियम, सोडियम। सो योर करेक्ट आंसर इज मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स की तरफ जाते हैं। मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। नाउ ये ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट देना है।
एंड जिसमें लेड है, कॉपर है और सिल्वर, ये बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और लेस रिएक्टिव मेटल्स होने की वजह से ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे. सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ट्रू, दैट दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल. रिप्रोडक्शन इन लीशमेनिया इज बाय फिशन. लीशमेनिया जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करेगा और वो फिशन से ही प्रोड्यूस करेगा. जैसे फिशन का एक और एग्जांपल है बाइनरी फिशन. तो बाइनरी फिशन और लीशमेनिया दोनों जो है वो फिशन मेथड से रिप्रोड्यूस होंगे. सो यहाँ पर भी जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू. द प्यूपिल डज नॉट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. प्यूपिल का तो मेन फंक्शन ही है दैट कितनी लाइट आईज में एंटर होनी चाहिए. तो प्यूपिल जो है वो कंट्रोल करता है दैट कितनी लाइट आँख में एंटर हो. तो ये तो डू नॉट की बात कर रहा है कि प्यूपिल नहीं कंट्रोल करता है, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है सॉर कर्ड कंटेन्स एसिटिक एसिड. अब कर्ड के अंदर जो एसिड होता है वो एसिटिक एसिड नहीं होगा. कर्ड के अंदर जो एसिड होता है दैट इज लैक्टिक एसिड. तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो फॉल्स है, जैसे कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन शॉर्ट. रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल अकर्स थ्रू विच हार्मोन. अब यहाँ पर जो है ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए पेनक्रियाज जो है ग्लैंड पेनक्रियाज ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज करते हैं दैट इज इंसुलिन हार्मोन. ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा इंसुलिन. इंसुलिन इज अ हार्मोन जो ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से. इन मेंडल पी एक्सपेरिमेंट द ऑफस्प्रिंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द सेकेंड जनरेशन is capital T, capital T, small t, small t, small t. Distinguish between the dominant structure and the passive structure. अब जैसे कि सेकेंड जनरेशन में जो प्रोड्यूस होते हैं, तो सेकेंड जनरेशन में होता है कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, देन कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. ठीक है, तो टोटल ये 4 पैटर्न्स बनते हैं. हालांकि यहाँ 3 दिया है बट टोटल 4 पैटर्न्स बनते हैं सेकेंड जनरेशन में. तो इसमें डोमिनेंट कौन सा है? प्योर डोमिनेंट जो है वो कैपिटल टी है. ठीक है, और प्योर जो है पैसिव स्ट्रक्चर है. पैसिव जैसे स्मॉल टी और स्मॉल टी होने से प्लांट का नेचर क्या होगा, शॉर्ट या फिर ड्रॉप. और कैपिटल टी मतलब प्योर टॉल है, तो यहाँ पर नेचर क्या होगा इसका, टॉल. तो कैपिटल टी होना जो है वो एक डोमिनेंट स्ट्रक्चर है और पैसिव स्ट्रक्चर जो है वो स्मॉल टी और स्मॉल टी है. ठीक है, नाउ फाइंड एंड राइट द मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग. तो रेटिना का क्या फंक्शन है, लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन. यस, रेटिना जो है वो लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन है बिकॉज वो लाइट को जो है एब्जॉर्ब करेगा और इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक लेके जाएगा ऑप्टिक नर्व के थ्रू. तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट की बात की है कॉर्निया. कॉर्निया जो है वो क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस है. क्रिस्टलाइन लेंस नहीं है. कॉर्निया जो है दैट इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई. वो आईज के जो है आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है कॉर्निया. ठीक है, तो क्रिस्टलाइन लेंस नहीं है वो. तो यहाँ पर ये जो है फॉल्स है और कॉर्निया की जगह हम लिख सकते हैं इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आइस. ठीक है, नेक्स्ट है प्यूपिल के बारे में बोला है. प्यूपिल अ पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय क्यूटिकल. ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, जिसमें ऑक्सीजन के बारे में पूछा है और एब्सिसिक एसिड. तो एब्सिसिक एसिड तो आपको पता है एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ इनहिबिट करता है, ग्रोथ को स्टॉप करता है. तो एब्सिसिक एसिड जो है दैट इज द ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन. और वैसे ही ऑक्सीजन जो है इट हेल्प्स एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ स्टेम्स. ठीक है,
फिर नेक्स्ट है डुअल न्यूट्रिएंट लेवल और टर्शियरी न्यूट्रिशन लेवल। ठीक है, फिलहाल अभी तक हमने ऐसा कुछ एनवायरनमेंट में नहीं पढ़ा है। ठीक है, डुअल न्यूट्रिएंट लेवल जो है दैट इज फॉर द प्राइमरी कंज्यूमर, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बी आएगा। और टर्शियरी न्यूट्रिएंट लेवल जो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज डुअल कंज्यूमर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन बी, जहाँ पर 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज बोल रहा है कि व्हाई इज नाइट्रोजन गैस फिल्ड विद ऑयल एंड फैटी फूड्स। मतलब ऑयल और फैटी फूड्स या चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस को क्यों फ्लश करते हैं। ना फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन गैस क्या लिखा हुआ है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लशिंग नाइट्रोजन इनटू फूड पैकेट्स containing oil and fats product is to avoid rancidity। तो फैट्स और ऑयल जो फूड के अंदर होते हैं, चिप्स के अंदर होते हैं, इट कैन कॉज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब फूड जो है वो बैड स्मेल और बैड टेस्ट देगा। वो अवॉइड करने के लिए हमें जो है चिप्स वगैरह या फिर फूड कंटेनिंग ऑयल और फैट्स को नाइट्रोजन गैस में स्टोर करना होगा। नाइट्रोजन गैस जो है वो एक नॉन रिएक्टिव गैस है, और वो नॉन रिएक्टिव गैस होने की वजह से वो ऑक्सीजन को आने देगा नहीं, और रैंसिडिटी जो है वो अवॉइड होगी। मतलब फूड जो है जिसके अंदर ऑयल और फैट्स है वो खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज स्टेट एनी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यहाँ सिर्फ सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। नाउ मेलिएबल का मतलब क्या होता है, मेलिएबल का मतलब वो प्रॉपर्टी मेटल की जिससे मेटल जो है पतली शीट्स में कन्वर्ट हो सके। सो मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जिससे वो पतली शीट्स में कन्वर्ट हो सके, और डक्टाइल इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, पतले वायर्स में कन्वर्ट हो सके। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मेटल्स आर लस्टरस, मतलब दे आर शाइनी। शाइनी का मतलब दे कैन बी पॉलिश्ड। ठीक है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये सब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ऐसी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो हमने 4 मेंशन की है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 27। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, मतलब जहाँ से जो है वेस्ट रिमूव होता है। सो यू कुड सी द डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहाँ पर रीनल वेन इज देयर, रीनल वेन, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के थ्रू डर्टी ब्लड जो है वो किडनी में एंटर करेगा फिल्ट्रेशन के लिए, और रीनल वेन जो है जिससे ब्लड प्योरीफाई होकर वापस से बॉडी में जाएगा। ठीक है, किडनी के बारे में जानते हैं आप दैट किडनी हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यूरेटर आप देख सकते हैं दैट यूरेटर इज अ पैसेज, जो भी वेस्ट है जो प्रोड्यूस हुआ है वो यूरिन के फॉर्म में यूरेटर से होते हुए जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर यूरिन जो है टेम्पररी स्टोर हो सकता है। ठीक है, एंड फाइनली द लास्ट ओपनिंग इज यूरेथ्रा थ्रू विच द यूरिन कैन बी रिलीज्ड। तो ये इसका डायग्राम है, और ये सब इनकी लेबलिंग जो है वो करनी पड़ेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 says 28 explain vegetative reproduction in leaves। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन लीव्स एक्सप्लेन करना है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, दैट इज ब्रायोफाइलम। यू कुड सी ब्रायोफाइलम की जो लीव्स के एज पे है नॉचेस, यहाँ पर बर्ड प्रेजेंट है, BUD बर्ड, और वो बर्ड जो है वो सॉइल में अगर जाता है तो नया प्लांट जो है वो ग्रो होगा। लेट्स सी व्हाट इज रिटन। ब्रायोफाइलम इज द एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। इट इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पर एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है, तो ये असेक्सुअल का टाइप है।
तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन विच अ न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम द बड ग्रोइंग इन द मार्जिन, मतलब ये जो बड प्रेजेंट है लीव्स के मार्जिन पे, उससे नया प्लांट ग्रो हो रहा है. सो इट्स अ ग्रोइंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट. These birds are reproductive in nature and they fall on the ground and germinate to form a new plant cell, to form a new plant. तो ये बर्ड जो है अगर सॉइल में गिर जाता है तो उससे नया प्लांट जो है वो ग्रो होगा. Next is a numerical. If a current of 0.5 amperes flows through a filament wire of electric bulb 10 minutes, calculate the charge carried in the circuit. करंट का वैल्यू दिया है, दैट इज द वैल्यू ऑफ आई दिया हुआ है 0.5 एम्पियर्स. ठीक है, 0.5 एम्पियर्स और टाइम इज गिवन टू अस दैट इज 10 मिनट्स. 10 मिनट्स का टाइम दिया है और हमें पता है दैट मिनट्स को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है टाइम को. सो मिनट्स को जब सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो जो कि कितना सेकेंड्स हो जाएगा 600 सेकेंड्स. और चार्ज फाइंड करना है, मतलब Q का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो वी हैव फॉर्मूला दैट इज I इक्वल्स टू Q अपॉन T. ठीक है, I मतलब करंट, Q मतलब चार्ज और T जो है वो टाइम होता है. तो मुझे चार्ज जब फाइंड करना है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू I इंटू T. ठीक है, Q इज इक्वल्स टू I इंटू T. अब यहाँ पर करंट का वैल्यू कितना दिया है 0.5 एम्पियर्स और टाइम का वैल्यू कितना दिया है 600 सेकेंड्स. इसको जब आप सॉल्व करोगे दैट इज 5 अपॉन 10 इंटू 600, यहाँ 0 कैंसिल और तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 300 कूलम्स इज द फाइनल आंसर. Moving to the next question, that is the question 32. Give the difference between series connection and parallel connection. अब सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है. तो डायग्राम देख सकते हैं दैट सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है और बैटरी के नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमने रेजिस्टर मटेरियल लगाया है R1, R2 और R3, मतलब एडजेसेंट साइड पे हमने रेजिस्टेंस मटेरियल लगाया तो उस समय क्या बोलेंगे सीरीज कनेक्शन. और जहाँ कि हम यहाँ देख सकते हैं पैरेलल कनेक्शन के अंदर ये जो टर्मिनल है, ठीक है, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल्स पे तीनों रेजिस्टर्स कनेक्टेड है. तो पैरेलल का मतलब जो है दैट इज ये फर्स्ट टर्मिनल हो गया अपना और ये सेकंड टर्मिनल हो गया. इन दोनों टर्मिनल्स पे जो है तीन रेजिस्टर्स अटैच्ड है, उसको हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं. तो डिफरेंस है द पोटेंशियल डिफरेंस across the combination of resistor connected in series is equal to the sum of all individual potential difference. मतलब R1 का खुद का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, R2 का होगा पोटेंशियल डिफरेंस V2 और R3 का होगा V3. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो इन तीनों का सम लेना होगा V1 प्लस V2 प्लस V3. और पैरेलल कनेक्शन के अंदर The potential difference across all resistor in parallel connection remains constant. तो यहाँ जो है potential difference constant रहेगा. ठीक है, तीनों का बिकॉज पॉइंट सेम है यहाँ पर और यहाँ पर सेम पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनका कॉमन रहेगा. और ऐसे कनेक्शन जो है हम होम वगैरह या फिर डोमेस्टिक वगैरह में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है करंट रिमेन सेम. अब यहाँ से जो भी करंट फ्लो हो रहा है, करंट जो भी फ्लो होगा वो सेम रहेगा पूरे सर्किट के अंदर. और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट फ्लो होगा, ये करंट जो है आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो भी करंट होगा. तो यहाँ पर करंट सेम नहीं रहने वाला, यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन. टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला रहेगा, अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज लगा हो तो उसका फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2 प्लस R3. इन सब का एडिशन करना होगा आपको. और अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे तो उसके लिए फॉर्मूला रेजिस्टेंस इन पैरेलल का होगा 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये पैरेलल का फॉर्मूला है। वी कुड सी दैट यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा बिकॉज R1 प्लस R2 प्लस R3 हमें सबको ऐड करना होगा। हम सबको ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू भी ज़्यादा आएगी और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा यहाँ पर बिकॉज यह 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम आएगी। ठीक है, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 32। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज 33 क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेम टू इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो दैट इज इन द चैप्टर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यू कुड सी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जिसमें थंब जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन बोलो या फोर्स बोलो एक ही होता है। सो व्हेन वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब द forefinger and the center finger are perpendicular to each other। जैसे आप स्ट्रेच करो लेफ्ट हैंड को कि तीनों जो है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे प्रेजेंट है। तो थंब जो है वो मोशन रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स रिप्रेजेंट करेगा। फोर फिंगर जो है, जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगी और जो सेंटर फिंगर है वो करंट रिप्रेजेंट करेगी। सो दिस इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है? ये जनरली मोटर्स के लिए एप्लीकेशन में आता है, जैसे इंडक्शन मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, वहाँ पर आप यूज़ करते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन था बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो बायोडिग्रेडेबल जनरली क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डीके कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, जैसे फंगस है, बैक्टीरिया वगैरह एग्जाम्पल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होंगे जिसको कोई भी ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते। जिसके एग्जाम्पल में आएगा प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर सकते, ग्लास को डिकम्पोज नहीं कर सकते। अब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है बहुत कम हार्मफुल होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉन बायोडिग्रेडेबल, बिकॉज जब आप प्लास्टिक को बर्न करोगे तो उसमें से बहुत हार्मफुल गैसेस निकलेंगी। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट गेट डीकम्पोज फास्टर। जो भी वेजिटेबल पील है या फिर फ्रूट्स का जो वेस्ट है वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल है प्लास्टिक है, ग्लास है, ये सारी चीज़ें जो है वो जल्दी से डिकम्पोज मतलब होगी ही नहीं डिकम्पोज। Waste as well as its decomposition can be used to produce fertilizers, biogas and other product। मतलब यहाँ पर आप एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हो, उनको फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज़ कर सकते हो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को, बट आप नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को यूज़ नहीं कर सकते। दे डू नॉट कॉज एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। यहाँ पर ये कोई भी वेस्ट पोल्यूशन कॉज नहीं करेंगे बिकॉज इको फ्रेंडली होते हैं। एंड जैसे इसकी बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो ये जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, एयर वाटर हो, सॉइल पोल्यूशन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम के बारे में और इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स बताने हैं उसके बारे में। तो इकोसिस्टम की बात करें कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम, डेफिनेशन में आप देख सकते हो दैट इकोसिस्टम के अंदर जो है इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स which live together and supports life। अब लिविंग के अंदर जो है प्लांट्स है, एनिमल्स है। नॉन लिविंग के अंदर जो एनवायरनमेंट उनको चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक ही जगह पे रह के लाइफ को सपोर्ट करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। अब मेजर इकोसिस्टम के अंदर है बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक या नॉन बायोटिक बोलो या अबायोटिक बोलो। बायोटिक में एग्जांपल्स क्या थे? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट्स है, एनिमल्स है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो। अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर जैसे मैंने बताया वाटर है, एयर है, सॉइल है। तो ये रहेगा इकोसिस्टम के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। उसमें हमें लेबल करना है दैट ए बी सी डी जो है कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो ए वाला पार्ट है, ए वाले पार्ट, तो यहाँ से ब्लड जो है वो जा रहा है और ब्लड जो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टरी।
आप इसको बोल सकते हो मेन आर्टरी बोल सकते हो, एओर्टा बोल सकते हो, या फिर आप उसको क्लाइंबर आर्टरी बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो ए है ना, दैट इज द क्लाइंबर आर्टरी। उसके बाद जो डी वाला पोर्शन है, डी वाला पोर्शन जो है बता रहा है कि ये कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम वाला। तो ये है अपना डी, दैट इज लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद बी की बात करें तो बी जो है दैट इज द राइट वेंट्रिकल, बी। और इंटरवेंट्रिकुलर मेम्ब्रेन, अब ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बीच में, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर मेम्ब्रेन, या फिर हम इसको सेप्टम भी बोल सकते हैं। तो ये सारे इसके नाम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डीकम्पोजिशन प्रोसेस, एक्सप्लेन वन एग्जांपल विद केमिकल इक्वेशन। सो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, दैट डीकम्पोजिशन का मतलब एक रिएक्टेंट जो है 2 से 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो व्हेन वन रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये हमने एग्जांपल्स देखे, यहाँ पर 3 एग्जांपल्स है। सो ये फर्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट वाला, कैल्शियम कार्बोनेट आप देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड है डीकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, पहला वाला जो डीकम्पोजिशन है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये हीट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। सेकेंड इज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड थर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सब डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो हीट के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा Ag एंड अलॉन्ग विथ Br2। एंड इलेक्ट्रिक करंट में आप एग्जांपल ले सकते हो वाटर का, दैट वाटर पे व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी इट स्प्लिट्स इनटू H2 एंड O2 गैस, ये दोनों चीज में वो स्प्लिट होगा। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स जो है इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कॉम्बाइन करेंगे तो फर्स्ट क्या होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होगा। हार्ड बट ब्रिटल सब्सटेंस, ब्रिटल मतलब इजीली जो है वो ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं, बट इनका नेचर जो है हार्ड होगा। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में आप जो है जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट का सॉल्ट का जो फॉर्मूला क्या है, सॉल्ट का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं NaCl, ठीक है। तो NaCl जो है अगर सिर्फ सोडियम क्लोराइड पे आप अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे सॉलिड, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट का मतलब अभी ये थोड़ा अगर लिक्विड फॉर्म में आ जाए, थोड़ा हम इसमें पानी डाल दें, ठीक है, तो ये मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इसको हम थोड़ा हीट कर दें तो मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैनी डिजॉल्व इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आयनिक कंपाउंड जो है उनकी सॉल्युबिलिटी किसके अंदर होती है, वाटर के अंदर, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। अदर्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो कोवैलेंट कंपाउंड्स है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते। तो ये सब कंपाउंड, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। स्टेट मेजर्स टू प्रिवेंट अल्कलाइजेशन। अब यहाँ पर अल्कलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मेटल्स को करोजन से बचाना है, मेटल्स को करोजन से बचाना है, मेटल्स पे जंग वगैरह ना लगे, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे उनको बचाने के लिए। तो फर्स्ट है ऑयलिंग,
ग्रीजिंग, पेंट, सो ऑयल अप्लाई करना है, ग्रीस है, पेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। सो इन शॉर्ट क्या होने वाला है कि वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, और जब उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो वो रस्ट से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, रस्टिंग प्रिवेंट, मतलब जंग वगैरह नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 41 क्वेश्चन में दिया हुआ है an observation found that the trunk of a plant placed in a closed room was turned towards an open window where the sunlight was coming। इसका एक्सप्लेनेशन देना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दैट अ प्लांट को हमने विंडो के आसपास रखा है, तो कुछ पोर्शन जो है, ये केस 1 है, कुछ पोर्शन जो है तो सनलाइट के पास जा रहा है, क्यों ऐसा। अब सीधी बात है दैट इसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, बिकॉज ये जो पार्ट है, यहाँ अगर इसको सनलाइट मिल रही है तो ये प्लांट जो है सनलाइट के टूवर्ड्स बेंड हो रहा है, ये लोग क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज फोटोट्रॉपिज्म की वजह से, बिकॉज प्लांट जो है लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा और उसके टूवर्ड्स जो है वो बेंड होगा। द शूट ऑफ अ प्लांट ग्रोज टूवर्ड्स सनलाइट एंड दिस इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो सनलाइट के टूवर्ड्स जो है शूट्स ग्रो होंगे और उसी को हम लोग फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। सेकेंड सब क्वेश्चन में बोला है द ट्रंक ऑफ अ प्लांट ग्रोन इन एन ओपन फील्ड ग्रोज अपवर्ड्स एंड रूट्स ग्रोज इनवर्ड्स टूवर्ड्स द सॉइल। इसका रीज़न देना है कि जो ओपन फील्ड में हम प्लांट ग्रो करते हैं तो उसमें शूट्स जो है वो अपवर्ड ग्रो होगा और रूट्स जो है वो डाउनवर्ड ग्रो होते हैं। सीधी बात है कि अभी ये वाला केस ले लो, तो शूट्स जो है वो लाइट के टुवर्ड्स जाएंगे ड्यू टू फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, और रूट्स जो है वो सॉइल में नीचे जाएंगे। ये कौन सा ट्रॉपिज्म है, ये जियोट्रॉपिज्म है। जियोट्रॉपिज्म की वजह से रूट्स जो है वो नीचे ग्रो होंगे और शूट्स जो है वो टुवर्ड्स द लाइट या अपवर्ड उनका ग्रोथ मूवमेंट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 के अंदर, क्वेश्चन 42 के अंदर क्या दिया है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो उसके अंदर डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है। सो डायग्राम कंसिस्ट ऑफ दिस ओवरी। ओवरी का मेन फंक्शन क्या है, ओवरी प्रोड्यूसेस एग। एग जो है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब का जो फंक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, दैट इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन का साइट है ओविडक्ट। उसके बाद है यूटेरस। द यूटेरस इज अ प्लेस वेयर द चाइल्ड गेट्स डेवलप, मतलब एम्ब्रियो जो है, डेवलपिंग चाइल्ड जो है वो यहाँ पर यूटेरस में यूट्रिशन लेगा। एंड नेक्स्ट इज द वजाइना, दैट इज द ओपनिंग टू, और दैट इज द ओपनिंग ऑफ बर्थ कैनल, जिसको हम लोग वजाइना बोलते हैं, ठीक है। तो डायग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डेफिनेशन लिखना है, दैट स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डेफिनेशन देना है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक बैंड ऑफ टिश्यू। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ह्यूमंस के बैक में प्रेजेंट होती है, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है। इट कनेक्ट्स योर ब्रेन टू द लोअर बैक, तो हमारे ब्रेन को भी कनेक्ट करेगा। योर स्पाइनल कॉर्ड कैरीज नर्व सिग्नल्स फ्रॉम योर ब्रेन टू योर बॉडी एंड वाइस वर्सा, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है सराउंडिंग से जो है स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी और रिटर्न स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो हमारी बॉडी को जाएगी, सारी इंफॉर्मेशंस स्पाइनल कॉर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कुड सी दैट यहाँ पर आपको फ्लावर का डायग्राम बनाना है और थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करना है। तो फ्लावर के डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट पार्ट्स है, यहाँ पर कौन कौन से अलग पार्ट्स है, पेटल्स है। पेटल्स के बाद जो है वी कुड सी सेपल्स, सेपल्स इज देयर, एंड यहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी,
रिसेप्टिकल, फिलामेंट, एंथर। यहाँ पर जो फर्स्ट है रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं दैट रिसेप्टिकल इज द बेस ऑफ फ्लावर। तो ये बेस है फ्लावर का जहाँ पर सारे पार्ट जो है वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एंथर और फिलामेंट, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली हम बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन जो है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। तो एंथर जो है इसमें प्रोड्यूस करेंगे पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। और फिलामेंट जो इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स है लाइक स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तीनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल या फिर पिस्टिल। ये तीनों जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, और कार्पेल बोलो या फिर पिस्टिल बोलो, इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे। जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिग्मा जो है, यहाँ पर स्टिग्मा, यहाँ पर स्टिग्मा प्रेजेंट होगा। तो स्टिग्मा इज स्टिकी विच रिसीव्स पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर। पोलन ग्रेन रिसीव करेगा। स्टाइल जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्टाइल इज जस्ट अ जंक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। और ओवरी वाला ये पोर्शन है, ठीक है। ओवरी वाला ये पोर्शन है, और ओवरी इज स्वोलन, मतलब जो है वो स्वेल है। ओवरी स्वोलन, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसको आप क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है और एक्सप्लेनेशन भी देना होगा, ठीक है। उसके बाद मूविंग द क्वेश्चन दैट इज 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ फोकल लेंथ ऑफ इन्वर्टेड मिरर। इन्वर्टेड मिरर का मतलब जो है आपको क्या बनाना है यहाँ पर? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बनाना है, और बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे होगा। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं दैट दिस इज पोल एंड दिस इज योर फोकस। तो अगर फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट रखा है और ये मिरर का जो है बैक साइड है, तो रूल नंबर 1, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। फोकस से पास करना है। यहाँ से रूल नंबर 1 फॉलो करना है दैट इज एनी लाइन विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। और हमें पता होना चाहिए दैट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तो उसकी इमेज का बनेगी इन्फिनिटी पे। तो मैं दूसरी रे बना दूँ। दूसरा रे जो है फॉलो करना है रूल के, कोई भी लाइन जो है पोल से जाएगी तो सेम एंगल से रिबाउंड बैक करेगी। तो यहाँ पर जो भी इमेज फॉर्मेशन है, इमेज बनेगी, सो द इमेज विल बी ऑब्टेन्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे। तो ये आपको रे डायग्राम इसमें बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है स्टेट 2 यूजेस ऑफ इन्वर्टेड मिरर। इन्वर्टेड मिरर का मतलब कॉनकेव मिरर के यूजेस पूछ रहे दैट कॉनकेव मिरर के यूज क्या है। तो यहाँ पर व्हीकल हेडलाइट्स में यूज कर सकते हैं, शेविंग मिरर, सोलर फर्नेसेस, सर्च लाइट या फिर टॉर्च वगैरह, ठीक है। तो इस पे आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे जो है यूजेस हो जाएंगे ऑफ कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी क्वेश्चन है 46। 46 क्वेश्चन के अंदर एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। उसमें हमने लेंथ जो है चेंज की है, एरिया वगैरह चेंज किया है, करंट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है व्हेन अ कंडक्टिंग वायर इज 2 मीटर लॉन्ग, मतलब यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ लेंथ दी है 2 मीटर, ठीक है। इस रेजिस्टेंस इज 1 ohms, मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है
दैट इज 1 ohms रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ना इफ द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टिंग वायर इज मेड 3 मीटर, मतलब हमने अगर लेंथ चेंज कर दी, इसकी लेंथ जो है वो 3 मीटर हो गई, तो फिर हमें क्या रेजिस्टेंस होगा फाइंड करना है। आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा एंड दैट वुड बी इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट भी है कि अगर वायर का लेंथ आप इंक्रीज कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। जो कि पहले 2 मीटर का लेंथ था तभी रेजिस्टेंस 1 ohm था, जैसे हमने लेंथ बढ़ा दी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज will the resistance of nichrome wire of same length having an area 3 square meter be greater or less than that of nichrome wire having area of 1 square meter। मतलब यहाँ पर अलग अलग एरियाज है और यहाँ पर ये लोग रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो हमें रेजिस्टेंस का रिलेशन पता होना चाहिए दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल है एरिया का, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना क्या होगा, कम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो 3 स्क्वायर मीटर बोल दिया है और दूसरा है 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो रिलेशन ये बता रहा है कि जिसका एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो यहाँ पर जो है 1 स्क्वायर मीटर वाले का रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा, बिकॉज लेस इज द एरिया मोर विल बी द रेजिस्टेंस। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच इम्पिडेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स। इम्पिडेंस मतलब आप रेजिस्टेंस समझ सकते हो उसको। ठीक है, यू कुड राइट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस समझ सकते हो। ठीक है, अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस जो है फर्स्ट फैक्टर एरिया पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर पे। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ द वायर, क्या लेंथ है वायर की। थर्ड फैक्टर जो है नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब वो जो मटेरियल है जो वायर है उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। और फोर्थ है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, ये चार फैक्टर्स है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पीएच स्केल। पीएच स्केल की इंफॉर्मेशन देनी है एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पीएच स्केल के बारे में बताना है, जो कि हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर ये क्वेश्चन है। तो पीएच स्केल जो है दैट रेंज फ्रॉम 0 से लेके 14 तक की रेंज होती है। ठीक है, और जिसमें 0 जो है वो एसिडिक होता है, 0 है एसिडिक, और 14 जो है दैट इज बेसिक, और जो 7 है दैट इज हैविंग न्यूट्रल, न्यूट्रल पीएच है। तो पीएच 7 जो लेस देन 7 होगा वो कौन सी रेंज में आएगा, एसिडिक, और जो ग्रेटर देन 7 की रेंज में आएगा वो किस में आएगा, बेसिक में। और पीएच में हम एक्चुअली क्या काउंट करते हैं, वी एक्चुअली कैलकुलेट हाइड्रोजन आयंस, कितने हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, पीएच के अंदर हम लोग अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन काउंट कैलकुलेट करते हैं। देन आगे बोला है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन द ह्यूमन बींग्स, या फिर इन स्टमक। स्टमक के अंदर जो है एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम में भी आता है। ठीक है, डाइजेशन के लिए भी काम आता है। तो इम्पोर्टेंस है HCl का, दैट हमारे बॉडी में जो HCl होता है, हमारे स्टमक में जो HCl होता है वो डाइजेशन पर्पस के लिए, बैक्टीरिया का किल करने के लिए। ठीक है, बट अगर पीएच स्टमक का बहुत कम हो जाएगा, पीएच जो है HCl में कम अगर हो जाएगा तो द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम एसिडिटी, यहाँ पर पर्सन को एसिडिटी से सफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो पीएच का इम्पोर्टेंस है इवन इन द स्टमक। मूविंग टू द क्वेश्चन दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है 48। राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये इसका कॉम्पोजिशन है जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और साथ में 10H2O, ये इसका कॉम्पोजिशन है। और यहाँ पर इसके यूजेस पूछे हैं कि वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या होंगे। तो वॉशिंग सोडा के यूजेस में विल सी यूजेस,
इट इज़ यूज इन लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी में आप यूज़ करते हो उसको। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग स्टेन्स, ठीक है, वॉशिंग सोडा है तो जो भी डर्ट वगैरह वो रिमूव करने का काम आएगा। इट इज़ यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हार्डनेस किसकी वजह से होती है? वाटर की हार्डनेस होती है कैल्शियम आयन से और मैग्नीशियम आयन से, जो सोप को पूरी तरह से सल्यूबल नहीं होने देते। तो वो हार्डनेस रिमूव करने के लिए वी कैन यूज वॉशिंग सोडा। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एज वेल एज ग्लास। तो यहाँ पर ये सारे एप्लीकेशंस होंगे यूजिंग ऑफ वॉशिंग सोडा। मूविंग टू द क्वेश्चन दैट इज 49। 49 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि सोप जो है कैसे डर्ट को रिमूव करता है। तो अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये क्लॉथ के ऊपर, ठीक है, क्लॉथ के ऊपर सपोज करें ऑयल का ड्रॉपलेट है और यहाँ पर सराउंडिंग में वाटर है, ठीक है, सराउंडिंग में वाटर है। तो हमें पता है कि सोप के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो आयोनिक पार्ट है, आयोनिक पार्ट जो किसको अट्रैक्ट करेगा? वाटर को, और एक है हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है किसको अट्रैक्ट करेगा? ऑयल या फिर डर्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर सेंटर में क्लॉथ पे ऑयल या डर्ट है और ये हाइड्रोकार्बन चेन है जो ऑयल डर्ट को अट्रैक्ट कर रही है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आयोनिक पार्ट है, सब में आयोनिक पार्ट है जो बाहर वाटर है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप के अंदर यही पॉइंट्स लिखे हैं। व्हेन सोप इज डिजोल्व इन वाटर, इसके सोप को आप डिजोल्व करोगे, इसके दो एंड्स होंगे, एक है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक हम किसको बोलेंगे? जो पानी से दूर रहेगा। जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो ऑयल को अट्रैक्ट करेगा और आयोनिक पार्ट जो है वाटर को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है सारे सोप मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाएंगे ऑयल या फिर डर्ट को रिमूव करने के लिए। सो इट इज अ कमिंग टुगेदर ऑफ सोप मॉलिक्यूल इन सोप सोल्यूशन टू रिमूव डर्ट, उसको हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ ऑयल अट्रैक्ट हो जाएगा और धीरे धीरे वो जैसे ही बाहर रिमूव होगा, बाहर जैसे ही मूव करेगा तो वैसे ही साथ में डर्ट भी रिमूव हो जाएगा। सो लाइक दिस क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप अकर्स। क्वेश्चन नंबर 50 है, न्यूट्रिशन इन अमीबा समझाना है। सो आप डायग्राम से देख सकते हो। सो इट अंडरगोज न्यूट्रिशन बाय फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, जिसमें अमीबा जो है अपना फूड फॉल्स फीड बनाएगा, सूडोपोडिया, इट फॉर्म्स सूडोपोडिया फॉल्स फीड। फूड को एंगल्फ कर लिया, फिर फूड के यहाँ पर जो है इसने क्या बना दी? इसने बना दिया फूड वैक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल बन जाएगी। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन प्रोसेस होगा। तो पहला स्टेप है इंजेशन, सेकेंड है डाइजेशन, डाइजेशन जो कि होगा इनसाइड द फूड वैक्यूल। फिर होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब डाइजेस्टेड फूड जो है पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है, जो भी फूड है वो पूरी बॉडी में जाएगा। एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइज करना इस फूड को, जिससे वो अपने ग्रोथ में, रिपेयरिंग ऑफ सेल्स में यूज कर सके। और लास्ट में इजेशन, जो कि हार्मफुल वेस्ट जो है बॉडी से रिमूव हो जाएगा अमीबा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन इज डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 51 क्वेश्चन जो कि डायग्रामेटिक है। नेम ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फिगर। तो ए का जो है दैट इज द ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज लिवर, एंड बी जो कि यहाँ पर लेबल किया है ये वाला ऑर्गन दैट इज योर स्टमक, यहाँ पर सी को जो लेबल किया है यहाँ पर सी दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड डी को जो लेबल किया है दैट इज कॉल्ड एज एनस। तो ये सब आपकी लेबलिंग करनी है, ठीक है। देन यहाँ पूछा है कि डाइजेशन इन स्टमक समझाना है कि स्टमक के अंदर डाइजेशन में क्या होगा, ठीक है। सो रिकॉल करेंगे दैट स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है, और गैस्ट्रिक जूस में क्या है? HCl है, पेप्सिनोजिन या पेप्सिन बोल दो, और म्यूकस है। HCl का फंक्शन क्या है?
HCl जो है वो बैक्टीरिया को किल करेगा, और एसिड जो है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। जब ये एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाएगी, पेप्सिनोजन या फिर पेप्सिन जो है एक्टिव हो जाएगा, और जब पेप्सिन एक्टिव हो जाएगा तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए काम में आएगा। और हमें पता है म्यूकस के बारे में, दैट म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होता है, ताकि वो एसिड के एक्शन से स्टमक को बचा सके। ठीक है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस ये डाइजेशन प्रोसेस में रहेगा। Then moving to the question that is 52. 52 क्वेश्चन में बोला है एक्सप्लेन अ डिफेक्ट ऑफ मायोपिया एंड इट्स ट्रीटमेंट। मायोपिया का आपको समझाना है दैट मायोपिया में क्या होगा। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस, मीन्स पास की चीज़ें दिखेगी और दूर की चीज़ नहीं दिखेगी। सो पर्सन को क्लोज की चीज़ दिखेगी और दूर की चीज़ नहीं दिखेगी, और उसका करेक्शन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दूर की चीज़ उसे नहीं दिख रही है, तो मैंने रेस बना दी। ठीक है, और ये जो है वी ट्राई टू मेक आइस। दूर की चीज़ें जो है वो नहीं दिख रही है बिकॉज रेस कहीं कहीं यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, बट मायोपिया पर्सन को पास की चीज़ दिख रही है। पास की चीज़ मतलब यहाँ सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज आ रही है और इसको पास की चीज़ जो है प्रॉपर रेटिना पे पड़ रही है, रेटिना। ठीक है, सो इसको पास का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है। दूर का क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज वो रेटिना पे फोकस नहीं हो रही है। अब दो टाइप के लेंस है हमारे पास, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स। अब इसका करेक्शन करना है, तो वी हैव टू यूज अ कॉनकेव लेंस। आप कॉनकेव लेंस क्यों यूज कर रहे हो? बिकॉज कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, वो रेस को और दूर लेके जाते हैं। तो जब ये कॉनकेव लेंस पहनेंगे तो इनका जो है इमेज बन जाएगी रेटिना पे, तो यहाँ पर इसको दूर का भी दिखेगा। तो करेक्शन के लिए हमने कौन सा लेंस यूज़ किया? कॉनकेव लेंस यूज़ किया, और फाइनली इमेज विल फॉर्म ऑन द रेटिना। तो मायोपिया एक्सप्लेनेशन है और साथ में इसका डायग्राम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल सी दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। ड्रॉ a diagram and explain domestic electrical circuit। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट विल चेक